नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तीसरा लेक्चर आज है यूपीटीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का। जहां से कल हम लोगों ने छोड़ा था क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, लगभग 50 मिनट का लेक्चर हो चुका था। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भाषाओं का विकास। हिंदी की जो उपभाषाएं हैं और हिंदी की जो बोलियां हैं उनकी बात आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कल मैंने ये चीज़ समझाया भी था और यहीं से फिर आपको प्रारंभ करते हैं कि राजस्थानी प्राकृत से अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ। सौरसैनी प्राकृत से, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सौरसैनी प्राकृत से सौरसैनी अपभ्रंश, फिर पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ, तो सौरसैनी प्राकृत से। राजस्थानी हिंदी का विकास किससे हुआ, राजस्थानी प्राकृत से। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ, अर्धमागधी प्राकृत से। बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ, मागधी प्राकृत से। और पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ, तो खस प्राकृत से हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इन्हें आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। और मैंने कल आप लोगों को ये चीज़ समझाया भी था कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चाहे आप यूजीसी नेट का पेपर उठा लें, वहाँ भी आप देखेंगे कि साधारण जो प्रश्न आते हैं वो यहाँ से बनते हैं। अभी परसों छत्तीसगढ़ की परीक्षा थी, उसमें आया था कि पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है। तो यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं, तो इन चीज़ों को आप अपने कॉपी पर ज़रूर नोट करते चलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर इसको कहीं पर लिखते चलें। जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, जैसे अभी लखनऊ से भी हमारे पेड मेंबर्स 4-5 हो चुके हैं, तो ये जितने भी पेड मेंबर्स हैं वो कॉपी पेन लेकर बैठें ताकि चीज़ों को आप लिखें। जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद होगा। बाकी पीडीएफ तो मैं आपको भेज ही दे रहा हूँ। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने बात की कि राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। तो जो राजस्थानी प्राकृत से विकसित हुई राजस्थानी हिंदी, इनमें बोलियाँ कौन कौन सी हैं, तो इनमें 4 प्रमुख बोलियाँ हैं, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी। देखिए ये जितना चार्ट आप देख रहे हैं, ये चार्ट और इससे ऊपर का चार्ट जो आपने देखा, परीक्षा में आपको कम से कम 2 प्रश्न दिला सकता है। तो आप भी ऐसे चार्ट बना लें जिससे परीक्षा में अगर प्रश्न आए तो छूटने ना पाए। 4 बोलियां हैं राजस्थानी हिंदी में, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी। जयपुरी को हड़ौती नाम से भी जाना जाता है और मेवाती को अहिरवाटी नाम से भी जाना जाता है। अब बिहारी हिंदी की अगर बात करें, जिसका विकास मागधी प्राकृत से हुआ है, अभी हम लोगों ने बात किया कि बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो मागधी प्राकृत से हुआ है, जिनमें 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। पश्चिमी हिंदी की अगर बात करें तो पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है, सौरसैनी प्राकृत से, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे 6 बोलियां हैं, ब्रजभाषा, कौरवी, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली और दक्कनी हिंदी को भी इसी में शामिल किया जाता है। पूर्वी हिंदी की बात करें तो जिसका विकास अर्धमागधी प्राकृत से हुआ है, इसमें 3 हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी की बात करें तो खस प्राकृत से इसका विकास हुआ है और इसमें 2 बोलियां हैं, कुमायूनी और गढ़वाली। उपरोक्त भाषाओं में पहाड़ी हिंदी को छोड़कर शेष सभी उपभाषाओं का किसी न किसी बोली में अपना साहित्य है। जैसे अगर राजस्थानी हिंदी की बात करें तो मारवाड़ी और जयपुरी में साहित्य आपको देखने को मिलेगा। वहीं पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा और कौरवी में साहित्य मिलेगा। पूर्वी हिंदी में आप जानते ही हैं कि 3 हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, लेकिन तीनों में साहित्य नहीं मिलता है, सिर्फ अवधी में आपको साहित्य मिलेगा। वहीं बिहारी हिंदी की बात करें तो भोजपुरी, मगही, मैथिली 3 उसकी बोलियां हैं, लेकिन आपको जो साहित्य मिलेगा वो मैथिली में मिलेगा। डॉक्टर त्रिभुवन सिंह ने कहा है कि यथार्थतः हिंदी की व्याप्ति अखंड भारत में हो,
इसके स्पृहा भारतीय संविधान में व्यक्त हो गई। तथापि सत्ता लोलुपता और राजनीतिक स्वार्थपरता के कारण संविधान का यह स्वप्न साकार नहीं हो सकता। आइए बात करते हैं राजस्थानी हिंदी की। राजस्थानी हिंदी जिसमें मैंने आपको बताया कि 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी। राजस्थान मध्य देश के निकट होने के कारण इस उपभाषा पर सौरसेनी का प्रभाव दिखाई पड़ता है। थोड़ी सी बात आपको यहाँ पर बता दें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉपी पेन आप लोगों के पास होगा ही, कुछ चीज़ें लिखानी हैं, वो चीज़ लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा का नामकरण किसने किया? आप लिखें, राजस्थानी भाषा का नामकरण ग्रियर्सन ने किया है। राजस्थानी भाषा का नामकरण ग्रियर्सन ने किया है। ग्रियर्सन ने किया है। लिख लिया? चलिए, तो ये महत्वपूर्ण था। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान मध्य देश के निकट होने के कारण इस उपभाषा पर सौरसेनी भाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। राजस्थानी हिंदी उपभाषा टा वर्ग बहुला भाषा है, इसे आपको ध्यान रखना है। राजस्थानी हिंदी टा वर्ग बहुला भाषा है, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे जयपुरी हो, चाहे मेवाती हो और चाहे मालवी हो। चारों बोलियां आप देखेंगे तो इन चारों पर टा वर्ग बहुला भाषा का प्रभाव। टा वर्ग बहुला मतलब ये ट ठ ड ढ, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ट ठ ड ढ अड़ा, ये जितने भी हैं, ये सारे वर्ण, इस वर्ग के सारे वर्ण आपको राजस्थानी हिंदी में इनकी बहुलता आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो मारवाड़ी बोली हो, चाहे जयपुरी हो, चाहे मेवाती हो या मालवी हो। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में बहुवचन आ का प्रयोग होता है। आ, कोई भी बात लगाएंगे, अगर बहुत ज्यादा है तो उसमें कहेंगे आ। पुल्लिंग एक वचन शब्द के अंत में ओकारांत होता है। एक वचन के अंत में ओकारांत होगा। ब्रज भाषा के साहित्य में प्रतिष्ठित होने से पूर्व हिंदी प्रदेश में डिंगल साहित्य का बोलबाला था। अब आपके दिमाग में आता है डिंगल क्या है, इसीलिए मैंने लिख दिया कि डिंगल और पिंगल क्या है। डिंगल का नामकरण पहले आपको बता दें, आप लिख लें, यहां पर लिखा देते हैं आपको कि डिंगल का नामकरण बांकीदास ने किया है। डिंगल नामकरण बांकीदास ने किया है। लिख लीजिए, डिंगल का नामकरण बांकीदास ने किया है। डिंगल को भाट भाषा कही जाती है। भाट भाषा, भाट भाषा। और एक साथ यहीं पर लिख लीजिए, पिंगल को नाग भाषा कहा जाता है। पिंगल को नाग भाषा कहा जाता है। लिख लिया आपने? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है और इसका अधिकांश साहित्य चारण कवियों द्वारा रचित है, जबकि पिंगल पूर्वी राजस्थानी साहित्य का रूप है और इसका अधिकांश साहित्य भाट जाति के कवियों द्वारा लिखा गया है। इसीलिए डिंगल को भाट भाषा कहा जाता है और पिंगल को नाग भाषा कहा जाता है। चारण कवियों के द्वारा लिखा गया है। जब चारण कवियों के द्वारा ज़्यादातर साहित्य लिखी गई है इसमें डिंगल में, तो इसीलिए इसे डिंगल को भाट भाषा कहा जाता है और पिंगल को नाग भाषा कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। साहित्यिक भाषा शैली के लिए डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बांकीदास ने कुकवि बतीसी में किया है। बांकीदास ने किस में किया है? तो कुकवि बतीसी में किया है। इसीलिए कहा जाता है कि इसका नामकरण, डिंगल का नामकरण किसने किया? तो बांकीदास ने किया। और अगर प्रयोग की बात आएगी तो सर्वप्रथम प्रयोग भी बांकीदास ने किया है। किस रचना में अपने किया है अगर ये भी देखा जाए तो कुकवि बतीसी में इन्होंने किया है।
पुरुषोत्तम दास ने कहा डिंगल के बारे में कि जो डिंगल है ये सब दो शब्दों से मिलकर बना है, डिंग और गल से, यानी डिंग यानी डिम, डिम प्लस गल तो डिम डिम, जैसे डमरू बजता है डिम डिम, तो उससे इन्होंने अर्थ लगाया डिम अथवा डमरू की ध्वनि यानी डिम डिम, और गल मतलब गला या ध्वनि, अर्थात वीर रस की ध्वनि वाली जो भाषा है वह कौन सी भाषा होगी? डिंगल भाषा होगी। किसने कहा है? पुरुषोत्तम दास ने कहा है, ध्यान रखिएगा। वीर रस की ध्वनि वाली भाषा डिंगल भाषा कहलाती है। किसने कहा? पुरुषोत्तम दास ने। वहीं हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार डगर से डिंगल बना। डगर का अर्थ होता है जांगल देश की भाषा। देखिए अभी आज भी अवधि में अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश में आप फैजाबाद है, लखनऊ है, बाराबंकी है, गोरखपुर है, इन सब बीच में अगर आप देखें तो अभी भी जो गांव में आप जाएंगे तो जो रास्ते हैं उसे अभी भी जो पुराने लोग हैं, जो आपके दादा हैं, दादी हैं, ये लोग हैं, नाना है, नानी है, इनसे अगर पूछिएगा तो अभी भी वो डगर शब्द का इस्तेमाल करते हैं रास्ते के लिए। और कैसे रास्ते के लिए? तो जो खेत का रास्ता है या फिर जंगल का रास्ता है या झाड़ियों वाला रास्ता है, ज़्यादातर उसे डगर नाम से आज भी कहा जाता है। तो हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार कहा गया कि डगर से डिंगल शब्द बना हुआ है। डगर का अर्थ होता है जांगल देश की भाषा। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार अगर बात करें तो राजस्थान के किसी छोटे भाग का नाम डिंगल या डगल था, उसी कारण उस स्थान की भाषा का नाम डिंगल बना, ऐसा गणपति चंद्र गुप्त का मानना है। जबकि चंद्र शर्मा गुलेरी के अनुसार डिंगल यादृच्छात्मक अनुकरण शब्द है। किसने कहा? तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने। डॉक्टर सुकुमार सेन और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार संस्कृत शब्द डिंगर, डिंगर होता है गंवारू, से इसका संबंध है, अर्थात डिंगल मूलतः गंवारू लोगों की भाषा है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यह आपके लिए हो सकता है कि निम्न में से किसके अनुसार डिंगल मूलतः गंवारू लोगों की भाषा है? किसके अनुसार? तो सुकुमार सेन के अनुसार और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार। तो इसको आप कहीं लिख सकते हैं, कहीं पर आप नोट कर सकते हैं। डॉक्टर सुकुमार सेन और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन दोनों के अनुसार डिंगल मूलतः गंवारू लोगों की भाषा थी। अब बात कर लेते हैं पिंगल की। पिंगल शैली को अवहट और राजस्थानी के मिश्रित शब्दों से उत्पन्न माना जाता है। पृथ्वीराज रासो ने इस शैली के गौरव को बढ़ाया। रासो की भाषा को इतिहासकारों ने व्रज या पिंगल माना है। वास्तव में पिंगल ब्रज भाषा पर आधारित एक काव्य शैली थी। इस शैली का निर्माण तो प्राकृत पेंगलम के समय हो गया था और इन्हीं शैलियों के आधार पर राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां भी हैं, जो कि मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। जयपुरी को और किस नाम से जाना जाता है? तो जयपुरी को ढूंढारी नाम से जाना जाता है। इसकी उपबोलियां कौन कौन सी हैं? तोरावटी, काठंडा, चौरासी और हड़ौती, ये उपबोलियां हैं जयपुरी की। जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 वर्गों में विभाजित किया: पश्चिमी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने 4 बोलियों के अलावा एक 5वीं बोली इसमें जोड़ दी, दक्षिणी राजस्थानी में निमाड़ी। किसने जोड़ा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो ध्यान रखना, ज़्यादातर जो पुस्तकें हैं उनमें आपको 4 बोलियां मिलेंगी, लेकिन जब बात ग्रियर्सन की आएगी तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी हिंदी में 4 नहीं 5 बोली उन्होंने माना। और 5 बोली कौन कौन सी माना उन्होंने? तो उसमें उन्होंने एक निमाड़ी को भी शामिल कर दिया है। अभी क्लास हो रही है, बाद में बात करते हैं आपसे।
तो यहाँ पर निमाड़ी की अगर बात करें, माफ़ करिएगा, यहाँ पर निमाड़ी की अगर बात करें तो निमाड़ी आप देखेंगे कि दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत इसे रखा गया है। किसके द्वारा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। अब आइए शुरू करते हैं इसमें। पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी को रखा गया, उत्तर पूर्वी राजस्थानी में अहिरवाटी मेवाती को रखा गया, मध्य पूर्वी राजस्थानी में ढुढ़ारी या जयपुरी को रखा गया, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी में मालवी को रखा गया और दक्षिणी राजस्थानी में जॉर्ज ग्रियर्सन ने निमाड़ी को रखा है। अब हम लोग बात करते हैं बिहारी हिंदी की। बिहारी हिंदी में जैसा कि आपने देखा कि बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो मागधी प्राकृत से हुआ है। बिहारी हिंदी में 3 बोलियां भोजपुरी, मगही और मैथिली हैं। बिहारी हिंदी बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली बोलियों का समूह है। इसके अंतर्गत 3 बोलियां भोजपुरी, मगही और मैथिली हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें, बिहारी हिंदी का नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण भी जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो आप लिख लें, बिहारी हिंदी का नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। भोजपुरी का नामकरण किसने किया? तो आप लिख लें, रेमंड ने किया है। भोजपुरी का नामकरण रेमंड ने किया है। मगही तो वहाँ मगध की भाषा से नाम से पड़ा है, किसी एक के द्वारा नामकरण नहीं किया गया, लेकिन मैथिली का नामकरण कोलब्रुक ने किया है। आप लिख लें, मैथिली का नामकरण कोलब्रुक ने किया है। कोलब्रुक ने किया है। बिहारी हिंदी का नामकरण डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया, भोजपुरी का रेमंड ने किया, मैथिली का कोलब्रुक ने किया। अब आगे बढ़ते हैं। राजा भोज के वंशजों ने मल्ल जनपद में आकर नया राज्य स्थापित किया और अपनी राजधानी का नाम भोजपुर रखा। वहाँ की भाषा भोजपुरी नाम से जानी जाती है। भोजपुरी हिंदी प्रदेश की सबसे बड़ी बोली है। यानी अगर हम लोग बिहारी हिंदी की बात करें तो बिहारी हिंदी में 3 बोलियां भोजपुरी, मगही, मैथिली। इन तीनों में सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है? सबसे बड़ा प्रदेश किसका है जिसमें ये बोली बोली जाती है? तो तीनों में से पहला स्थान भोजपुरी का है। भोजपुरी हिंदी प्रदेश की सबसे बड़ी बोली है। ठाकुर का विदेशिया अत्यंत लोकप्रिय गीति नाट्य है, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, या विदेशिया किसका लोकप्रिय गीत नाट्य है? तो ध्यान रखिएगा। पूर्वी गोरखपुर की भाषा को गोरखपुरी और पश्चिमी गोरखपुर की भाषा को सरवरिया कहा जाता है। ये शायद सारे लोगों को ना पता हो, ना हर जगह आपको पुस्तकों में मिलेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगर किसी से पूछा जाए गोरखपुर की भाषा क्या है, तो यही कहेंगे गोरखपुरी। लेकिन पूर्वी गोरखपुर की भाषा कुछ और है और पश्चिमी गोरखपुर की भाषा कुछ और है। जो पूर्वी गोरखपुर है उसकी भाषा तो गोरखपुरी है, लेकिन जो पश्चिमी गोरखपुर की भाषा है उसकी भाषा गोरखपुरी नहीं, उसकी बोली गोरखपुरी नहीं है, बल्कि पश्चिमी गोरखपुर की जो भाषा है, जो बोली है, उसे कहा जाता है सरवरिया। अब अगर मगही की बात करें, मगही बोली गंगा के दक्षिण में शाहाबाद जिले को छोड़कर पूरे दक्षिण बिहार में बोली जाती है। मगही मागधी और मगध की भाषा का आधुनिक नाम है। इसमें लोकगीतों और लोक कथाओं की चर्चा हुई है। प्रदेश में इसका उपयोग कैथी लिपि में होता है। ध्यान रखना, अंडरलाइन इसीलिए मैंने कर दिया है, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखना। कैथी लिपि में होता है। अब इसके बाद हम लोग मैथिली की बात करें। मैथिली यानी मिथिला, विदेह,
वैशाली, अंग, ये सब जो जनपद हैं वहाँ की ये भाषा है। मैथिली मिथिला प्रदेश की भाषा है। मिथिला प्रदेश में 3 आते हैं, वैशाली, विदेह और अंग। इस बोली के कवि विद्यापति प्रसिद्ध हैं, जिन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति के बारे में हम लोग आगे आदिकाल में जब पढ़ेंगे तो पूरा विस्तृत इनके पदावली के बारे में भी पढ़ेंगे। इनके पदावली को नागिन की लहरों के समान किसने बताया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, नामवर सिंह ने क्या कहा है, रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे और बहुत ही अच्छी इनकी पदावली के बारे में हम लोग विस्तृत बात करेंगे वहाँ। अब पहाड़ी हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो पहाड़ी हिंदी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों कुमायूं और गढ़वाल में बोली जाती है। इस पर अनार्य भाषाओं का प्रभाव है। पहाड़ी हिंदी की कोई ऐतिहासिक परंपरा नहीं है और ना ही कहीं आपको इनकी बोलियों में साहित्य आपको मिलेगा। ये बोलियां भी ओकारांत हैं। कुमायूनी बोली पर राजस्थानी बोलियों का भी प्रभाव है, जिसके कारण अड़ और ला ध्वनियाँ इसमें विद्यमान है। इस भाषा पर कौरवी के प्रभाव से अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति विकसित हुई। इस बोली में सहायक क्रिया के रूप में छ का प्रयोग होता है। जो भी आप पहाड़ पे जाएंगे, आप घूमने जाइए, कुमायूं में जाइए, गढ़वाल में जाइए, तो आप देखेंगे वो जो बोलेंगे वो लास्ट में छ लगाएंगे, जैसे नेपाल के लोग लगाते हैं, नेपाली भाषा में जैसे लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से ये लोग भी अपनी बातों में हर जो भी बात करेंगे उसमें लास्ट अंत में क्या लगाएंगे, क्रिया, सहायक क्रिया के रूप में छ का प्रयोग करेंगे। गढ़वाली बोली पर पंजाबी और राजस्थानी का भी प्रभाव दिखाई देता है। स्वरों में अनुनासिकरण की प्रवृत्ति सबसे अधिक दिखाई देती है। अब उसके बाद जो प्रमुख है आपके लिए वो है आपकी पूर्वी हिंदी। प्राचीन काल या महाजनपद काल में जिस क्षेत्र को कोसल कहा जाता था वही क्षेत्र पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है और इसके तहत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बघेली को यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसको आप अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिए, कॉपी पेन लिए हैं, क्योंकि एक बार लिखना 10 बार पढ़ने के बराबर होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप जितनी बार उसको लिखेंगे वो आपका हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। अगर आप 4 बार देखते हैं तो भी भूलने की संभावना है, लेकिन अगर एक बार लिखते हैं, सीरियसली बैठ के चीज़ों को समझते हैं, तो फिर वो आप 4 बार देखें ना देखें आपका तैयार हो जाएगा। तो बघेली को दक्षिण अवधी भी कहा जाता है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसे दक्षिणी अवधी के नाम से भी जाना जाता है, तो बघेली को। छत्तीसगढ़ी की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ी की जो और बोलियां हैं वो है लरिया, खलटाही और खलोटी, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अवधी बोली को कोसली तथा वैश्वाणी भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है। अगर आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को आपने हल किया होगा तो आपको जरूर मिला होगा, क्योंकि प्रश्न देखिए, जब पूरी चीज आप विस्तृत पढ़ेंगे तो प्रश्न तो यहीं से मिलेगा, तो अलग से प्रश्न बनने की कोई संभावना नहीं है। अवधी बोली को कोसली तथा वैश्वाणी भी कहा जाता है। इस बोली का साहित्य अत्यंत संपन्न है। भक्ति काव्य की 2 धाराएं आगे आप पढ़ेंगे, सूफी काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा, इसी बोली में रचित हैं। किसमें? यानी अवधी में। तो सूफी काव्य धारा के अंतर्गत हम मलिक मोहम्मद जायसी की बात करेंगे, कुतुबन की बात करेंगे, मंझन की बात करेंगे, उस्मान की बात करेंगे, तो उनकी जो रचनाएं हैं वो किस में हैं? अवधी में हैं। हम तुलसीदास की बात करेंगे, उनकी रचनाएं किस में हैं? अवधी में हैं। तो देखिए, यहाँ ये चीज़ पढ़ने से आपको वहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप आदिकाल पढ़ेंगे, क्योंकि चीज़ें पहले क्या पढ़नी है, बाद में क्या पढ़नी है, यही लोगों को नहीं पता हो पाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अवधी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अवधी को कोसली और वैश्वाणी भी कहा जाता है। और जो भक्ति काव्य की 2 धाराएं हैं, सूफी काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा, इन 2 काव्य धाराओं में जो भी रचनाएं हैं वो अवधी में आपको देखने को मिलेंगी। ज़्यादातर रचनाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100%, बहुत सारी कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो अवधी में नहीं भी हैं।
लेकिन ज़्यादातर रचनाएं आपको अवधी में मिलेंगी। तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी इस बोली के महान कवियों में हैं। बघेली बोली का केंद्र रीवा है। अवधी और बघेली में इतनी समानताएं हैं कि कुछ विद्वान इसे अवधी की उपबोली भी मानते हैं, जबकि डॉक्टर ग्रियर्सन बघेली को एक अलग बोली मानते हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको कहीं आप लिख सकते हैं कि डॉक्टर ग्रियर्सन बघेली को एक अलग बोली मानते हैं। बघेली की अन्य बोली उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? तो अभी मैंने आपको बताया तिरहारी, जुड़ार और गहोरा, ये उपबोलियाँ हैं। इन्हें आप कहीं लिख लें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये परीक्षा की दृष्टि से हो सकता है। छत्तीसगढ़ी की बात करें तो छत्तीसगढ़ी बोली दक्षिणी कौशल की बोली है। चेदी राजाओं के कारण इस क्षेत्र का नाम चेदीसगढ़ पड़ा, बाद में यही नाम बदलकर छत्तीसगढ़ हो गया और यह बोली भी अवधी के समान ही है। सरगुजिया, सदरी, वैंगानी, विंझवली ये उपबोली छत्तीसगढ़ी की है। तो ये उपबोलियाँ जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इन्हें भी आप कहीं पर लिख लें। कहाँ कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, क्या महत्वपूर्ण है, वो आपको हम खुद बताते हुए यहाँ पर चल रहे हैं। अब इसके बाद बात करेंगे पश्चिमी हिंदी की। अब ये आपके लिए यहाँ पर पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियाँ हैं? तो पूरी 6 बोलियाँ हैं पश्चिमी हिंदी में। और इसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न बनता है उसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। हर जगह हर प्रश्न में इसमें देख रहे हैं आप कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, वो चीज़ हम लोग लेकर साथ में चलते हैं। हिंदी भाषा का सबसे बड़ा ये उपवर्ग है जिसमें 6 बोलियाँ हैं। इसका क्षेत्र अंबाला से कानपुर और देहरादून से महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश राज्यों के मुस्लिम समाज में भी पश्चिमी हिंदी का एक रूप दक्कनी हिंदी के रूप से जाना जाता है। इसके अंतर्गत ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और दक्कनी ये इसकी बोलियां हैं। अब यहाँ पर बात करें, हम लोग एक एक की बात करते चलेंगे। नामकरण की बात करें, नामकरण की अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो कौरवी, जिसे खड़ी बोली कहा जाता है, नाम किसने दिया है? खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने नाम दिया है। चलिए अभी विस्तृत हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की प्रधान बोली है। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। भक्तिकालीन और रीतिकालीन कवियों ने इसमें अपनी रचनाएं लिखी हैं। इस बोली का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल और मध्यकाल में भाषा नाम से मिलता है। ब्रजभाषा की साहित्यिक विकास यात्रा को सूरदास के बोली के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। सूर्य पूर्व युग, सूरदास का युग, रीतिकाल पश्चात युग। आरंभिक काल में ब्रजभाषा का मिश्रित रूप आप देखेंगे तो प्राकृत पैंगलम और उक्त व्यक्ति प्रकरण में थोड़ा सा मिलता है। ब्रजभाषा का आरंभिक रूप जलंधर नाथ की पंक्तियों में भी देखा जा सकता है। जोगी सोई जानिए जगते रहे उदास, तत् निरंजन पाइए कहे मछंदर नाथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरंभिक काल में ब्रजभाषा का मिश्रित रूप प्राकृत पैंगलम, उक्त व्यक्ति प्रकरण और ब्रजभाषा का आरंभिक रूप जलंधर नाथ की पंक्तियों में आपको देखने को मिल सकता है। ब्रजभाषा का स्वतंत्र प्रयोग करने का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो अमीर खुसरो को दिया जाता है। अभी हम लोग पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा की बात कर रहे हैं। अमीर खुसरो को दिया जाता है। यद्यपि उनकी भाषा में अरबी, फारसी, खड़ी बोली और अवधी भाषाओं का मिश्रण है। किसमें? अमीर खुसरो में। जैसे खुसरो की आप ये पंक्ति देखें कि खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, मन तेरो मन जीव को दो भय इक रंग। मन मेरो मन पीऊ को दो भय इक रंग। सूरदास से पूर्व प्रदुमन चरित की रचना, नामदेव के पद, विष्णुदास का रुक्मणी मंगल, नानक देव से अर्जुन देव तक सभी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। लेकिन
शैलियों में थोड़ी भिन्नता दिखाई देती है, क्योंकि अर्जुन देव की भाषा पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा थी। जन्म जन्म का बिछुड़िया मिलिया, साध किया ते सूखा हरिया। तो यहाँ पर ब्रजभाषा तो है, लेकिन पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा है। जिस समय महाप्रभु वल्लभाचार्य ने ब्रज जाकर गोकुल और गोवर्धन को अपना केंद्र बनाने का निश्चय किया, उसी दिन से ब्रजभाषा का भाग्योदय हुआ। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। सूरदास ब्रजभाषा के सफलतम कवि हैं। खड़ी बोली की अगर बात की जाए तो यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं। अभी मैंने आपको बताया भी कि खड़ी बोली को का कौरवी नाम किसने रखा। कौरवी नाम किसने दिया? तो पंडित राहुल सांकृत्यायन ने दिया। जबकि खड़ी बोली के नामकरण को लेकर और भी बहुत सारे नाम हैं, एक मत नहीं है। जैसे खड़ी बोली को सीधी बोली किसने कहा? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा। खड़ी बोली को कर्कश बोली नाम किसने दिया? कामता प्रसाद गुरु ने। खड़ी बोली को गंवारू बोली नाम किसने दिया? गिलक्राइस्ट ने। खड़ी बोली को खड़ी पाई की बोली किशोरीदास वाजपेयी ने कहा। और खड़ी बोली को कौरवी नाम पंडित राहुल सांकृत्यायन ने दिया। आप देख लीजिए, परीक्षा में इनसे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अगर खड़ी बोली से आपका आता है तो इन्हीं से मिलेगा आपको। और अगर कहीं पर आपने लिख लिया और एक बार अच्छे से अंत तक आपने वीडियो देख लिया, तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको अलग से कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और आराम से आपका चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सारे प्रश्न आप कर लेंगे। लेकिन जब अंत तक मेरे दिए गए सारे पीडीएफ, मेरे सारे वीडियो, सारे टेस्ट सीरीज आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। उपरोक्त नामों के अलावा खड़ी बोली को हिंदुस्तानी, नागरी हिंदी, सर हिंदी भी कहा जाता है। खड़ी बोली का नाम स्वीकार करने वालों में सर्वप्रथम लल्लूलाल गिलक्राइस्ट और सदल मिश्र का नाम लिया जा सकता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा कि ब्रज भाषा की अपेक्षा यह बोली वास्तव में यह खड़ी लगती है। कदाचित इसका नाम इसी कारण से खड़ी बोली पड़ा। किसका मत है? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का। वहीं कामता प्रसाद गुरु का मानना है कि ब्रजभाषा के ओकारांत रूपों से मिलान करने पर हिंदी के आकारांत रूप खड़े जान पड़ते हैं। बुंदेलखंड में इस भाषा को ठाड़ी बोली या तुर्की कहते हैं। जबकि चंद्र शर्मा गुलेरी का मानना है कि पुरानी कविता जो मिलती है वो ब्रजभाषा या पूर्वी वैश्वाड़ी, अवधी, राजस्थानी और गुजराती में मिलती है, अर्थात पड़ी बोली में पाई जाती है। तो मेरठ में पड़ी बोली को खड़ी बोली मानकर लश्कर और समाज के लिए उपयोगी बनाया। किसने? तो पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने। वहीं अब्दुल हक का मानना है कि खड़ी बोली के माने हिंदुस्तान में आम तौर पर गंवारू बोली, जिसे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। टी ग्राहम बेल ने कहा था कि खड़ी बोली उपस्थित एवं प्रचलित भाषा है। वहीं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद, यहाँ पर ध्यान देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न बनता है कि खड़ी बोली का अर्थ टकसाली की अर्थात स्टैंडर्ड भाषा है। खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा, टकसाली बोली किसने कहा या स्टैंडर्ड भाषा किसने कहा? तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद ने। खड़ी बोली के आधार को लेकर विद्वानों में मतभेद है। वहीं खड़ी बोली के अंतर्गत कुछ विद्वानों ने इसके 5 रूपों की चर्चा की है: हिंदी, उर्दू, रेख्ता, हिंदुस्तानी और दक्कनी। खड़ी बोली का आधार क्या है? तो आधार के लिए 5 इसके रूप की चर्चा की गई है: हिंदी, उर्दू, रेख्ता, हिंदुस्तानी और दक्कनी। अब बात कर लेते हैं हरियाणवी की। हरियाणवी को बांगरू नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, इसे भी आपको ध्यान रखना है कि हरियाणवी को बांगरू नाम से जाना जाता है। यह नाम किसने दिया? अभी मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि हरियाणवी को बांगरू नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। मैंने सबसे प्रारंभ में आपको ये चीज़ बताया है, आप लोगों को याद भी होगा। अभी मैंने चर्चा की थी कि हरियाणवी को बांगरू नाम किसने दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। कुछ विद्वान इसे दसाड़ी नाम से भी जानते हैं। इसे जाटू और चमरवा बोली भी कहते हैं। जबकि कुछ विद्वान
हरियाणवी की बोली मानते हैं जाटू और चमरवा को, जबकि कुछ विद्वान इसी की अलग से उपबोली मानते हैं। तो यह बोली साहित्यिक दृष्टि से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधि आदि हैं। अब बात कर लेते हैं बुंदेली की। तो यह बोली भूभाग या क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक व्यापक बोली है। आदर्श बुंदेली भाषा भाषियों के अनुसार इसकी उपभाषाओं में कई बोलियां समाहित हैं, जैसे पंवारी बोली, यानी बुंदेली की उपबोली कौन सी है? पंवारी, जो कि ग्वालियर के उत्तर पूर्व में बोली जाती है। लोधांती और राठौरी हमीरपुर के आसपास बोली जाती है। खटोला भी बुंदेली की उपबोली है। ईसुरी फाग साहित्य की प्रमुख उपबोली है। ईसुरी फाग ये भी बुंदेली से ही संबंधित है, बुंदेली की ही भाषा है, उपबोली है। आल्हाखंड बुंदेली में बनाफरी में लिखा गया है। आल्हाखंड किस उपबोली में लिखा गया? तो बुंदेली के बनाफरी में लिखा गया है। केशवदास की जो रचना है रामचंद्रिका में भी बुंदेली शब्द मिलता है, जिसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा। खैर आगे हम लोग बात करेंगे। लाल कवि की रचना छत्रप्रकाश अधिकांश बुंदेली में है। कन्नौजी की अगर बात करें तो कन्नौजी शब्द कानिकुब्ज का विकसित रूप है। ये बोली इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई आदि में बोली जाती है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने केवल जनमत के कारण ही इसे स्वतंत्र भाषा माना है और धीरेन्द्र वर्मा ने भी इसे ब्रज भाषा के अंतर्गत ही स्वीकार किया है। इसकी प्रमुख बोली तिरहारी है। इसे मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है ताकि आप इसे कहीं पर लिख सकें। दक्षिणी हिंदी की अगर बात करें तो यह बोली 14वीं-15वीं शताब्दी में उत्तर भारत से जनता के व्यापक स्तर पर दक्षिण भारतीय स्थानों यानी आंध्र प्रदेश में विकसित हुई। वास्तव में यह बोली खड़ी बोली का ही फारसी से प्रभावित रूप है। तो ब्रज बोली आप कहीं लिख लें, थोड़ा सा लिखाएंगे आपको, एक दो चीज़ और लिख लीजिए, यहीं पर एक मेंशन कर लीजिए, अलग से लिख लीजिए। ब्रज बुली का नामकरण, इस पे लिख नहीं जा रहा है, खैर मैं बोल रहा हूं। ब्रज बुली का नामकरण ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया। आप लिख लें, ईश्वर चंद्र गुप्त। ब्रजबुली का नामकरण ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया है। एक पॉइंट और लास्ट में आप मेंशन कर लें, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दो अन्य बोलियां ताजुबेकी और निमाड़ी को स्वीकार किया है। ताजुबेकी और निमाड़ी को स्वीकार किया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पश्चिमी हिंदी में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने ताजुबेकी और निमाड़ी को स्वीकार किया, जबकि अब भी आपने पढ़ा कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थान में 4 बोलियों के अलावा 5वीं बोली यानी दक्षिणी राजस्थान में निमाड़ी को स्वीकार किया है। तो अगर जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करेंगे तो राजस्थान में इन्होंने 5वीं बोली के रूप में निमाड़ी को स्वीकार किया, जबकि अगर हम भोलानाथ तिवारी की बात करें तो इन्होंने राजस्थानी में नहीं, पश्चिमी हिंदी में ताजुबेकी और निमाड़ी को स्वीकार किया है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया कि अब आपको बता देंगे जब पश्चिमी हिंदी की बात होगी तो यहाँ मैंने आपको लिखा दिया, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर पूरी हो गई। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, कल आदिकाल की बात करेंगे। तो कल से आदिकाल शुरू हो जाएगा आपका। आदिकाल अगर देखें टीजीटी के सिलेबस में और पीजीटी के सिलेबस में, तो दोनों में आदिकाल आपको मिलेगा। बस पीजीटी के सिलेबस में एक चीज़ आदिकाल के साथ और मेंशन है, आदिकालीन प्रवृत्तियाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो आदिकाल पढ़ेंगे, तो चाहे टीजीटी पढ़े चाहे पीजीटी का उठाएंगे, प्रवृत्तियाँ तो पढ़ाएंगे ही। विस्तृत जब तक नहीं पढ़ाएंगे, विस्तृत आप जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक प्रश्न करना आसान नहीं होगा आपके लिए।
तो कल हम लोग आदिकाल की बात करेंगे। और जो आज आपने पढ़ा इसी से संबंधित रात में 9 बजे लाइव क्लास होगी। आप लोग लाइव क्लास के लिए तैयार रहिएगा। बोलियों से संबंधित लाइव क्लास होगी जिसमें 25 प्रश्न कराए जाएंगे। अब अगर वीडियो आपने अच्छे से देख लिया तो 25 प्रश्न आप कर लेंगे, अगर नहीं देखा है आपने तो शायद ना कर पाए, कोई बात नहीं, अभी तो सीखने का मौका है, अभी तो प्रारंभिक दौर है, आप सीखते चलिए। बाकी यदि आप नए मेंबर्स हमारे बनना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 80 52 58 4 00 4, ये नंबर है। इस नंबर पर आप फ़ोन कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए। फीस और सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। बैच 5 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है, परसों से। आज ये तीसरा लेक्चर है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अभी तक जो लेक्चर हो चुके हैं वो आपको भेज दिए जाएंगे। जो PDF भेजे गए हैं लोगों को वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं रात में 9 बजे लाइव क्लास में।